हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के वित्तीय आयोग के बारे में बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे संविधान का आर्टिकल 280 बात करता है कि भारत में एक वित्तीय आयोग होगा। तो आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है इंडियन पॉलिटी के लिए। जितने भी हमारे संवैधानिक निकाय हैं और सांविधिक निकाय हैं उनके बारे में कंप्लीट कवरेज दिया जाएगा। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आपके पास कोई ओपिनियन है तो कमेंट करें, नहीं है तो भी वो कमेंट कर दीजिए। सो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें। जब भी हम बात करते हैं भारत के वित्तीय आयोग के बारे में तो एक पहला वर्ड हमारे जेहन में आता है। वो क्या आता है? पहला वर्ड आता है कि हमारा फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो जब मैं बात करूं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हमारे आर्टिकल 280 में कवर किया गया है। तो आर्टिकल 280 ये बोलता है कि हमारे भारत में एक वित्तीय आयोग होगा। ये आर्टिकल 280 इसके बारे में बात करता है। जहां तक की बात करें हम राज्यों के वित्त आयोग की बात करें, वो अलग आर्टिकल है। वो आर्टिकल 243 और वाई में है, उसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये एक वैसी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करता है। ये एक अर्ध न्यायिक बॉडी के रूप में काम करता है। वेल, क्वेश्चन ये है एक्चुअली क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन जो है कई सारी डिपार्टमेंट को कई बार इन्वाइट करता है और उनको ओथ लेकर, शपथ लेकर उनसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। मतलब वो शपथ लेकर डेटा देते हैं कि ये जो भी डेटा देंगे वो सही होगा। जो आपने पुराना सुना है ना कि सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो शपथ लेकर किसी से भी कुछ भी महत्वपूर्ण डेटा पूछ सकते हैं। ये काम होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। तो एक प्रकार से अर्ध न्यायिक बॉडी के रूप में काम करती है। मतलब एक प्रकार से सिविल बॉडी के रूप में आप कह सकते हैं। इसको आप याद रखेंगे। वेल, देखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कमाल की बात ही लिखा गया हर 5 साल में एक बार इनको जरूर अपॉइंट किया जाएगा। मतलब ईच 5 years यू हैव टू अपॉइंट वन फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में यदि फर्दर चर्चा करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फाइनेंस कमीशन हमारे भारत का जो वित्तीय आयोग है, यहां पर एक चेयरमैन होते हैं। अब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की जो योग्यताएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और बाकी जो मेंबर हैं उनकी योग्यताएं होना चाहिए। लेकिन एक चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं और 4 मेंबर से कम भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो लिमिट है वो 4 ही हो सकते हैं। ये आप याद रखिएगा। ये भी राज्यों में भी सिस्टम है। हालांकि मध्य प्रदेश से प्रेजेंट टाइम में केवल 2 ही फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं, सेंटर में 4 मेंबर हैं। तो ये आप याद रखें। दूसरी बात यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि ये इनका जो टेनर होता है, फाइनेंस कमीशन का जो टेनर होता है, ये डिसाइड नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल होता है ये डिसाइड करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में यदि हम बात करें, टेनर के बारे में, कार्यकाल के बारे में बात करें तो यूजुअली कई बार 5 साल हम बोलते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो है डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारा का सारा जो काम है ये कौन करते हैं? डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट और भी है। प्रेसिडेंट तो डिसाइड करते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपका जो एलिजिबल है, मतलब आप एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो भी आप याद रखें। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जहां पे रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट मतलब इनका दोबारा अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो ये भी आप याद रखें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट। क्वेश्चन बनता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है क्वालिफिकेशन। तो जब भी हम फाइनेंस कमीशन के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन काफी चर्चा में होता है कि इनका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। दैट्स क्वाइट मैटर ऑफ डिस्कशन। वेल, क्वालिफिकेशन की बात करें फाइनेंस कमीशन की तो ये देखा जाए असल में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो मैं कह सकता हूं नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट पार्लियामेंट को ऑथराइज दिया गया है कि वो डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अथराइजेज द पार्लियामेंट। तो यहां पे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अथराइजेज द पार्लियामेंट। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा गया है कि हम पार्लियामेंट को अथराइज करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये सारा का सारा जो योग्यता है ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। समय समय पे वो चेंज भी कर सकती है, बट ये आप याद रखें। तो कॉन्स्टिट्यूशन अथराइजेज द पार्लियामेंट
फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइड किया, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर दोनों के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड किया। तो इसको आप जरूर याद रखें। वेल, क्वालिफिकेशन जो है वो क्या डिसाइड किया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फाइनेंस कमीशन एक्ट इसके लिए लेके आया गया। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम एक फाइनेंस कमीशन एक्ट लेके आए जहां पर हमने डिफाइन किया। तो याद रखिएगा, ये फाइनेंस कमीशन एक्ट में है। मतलब देखा जाए तो ये असल में देखा जाए तो ये संविधान में डिफाइन है ही नहीं। ये फाइनेंस कमीशन एक्ट एक स्टैट्यूटरी बिल लेके आया, मतलब एक ऑर्डिनरी बिल लेके आया और उससे हमने डिफाइन किया। तो ये आप याद रखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली बात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन की बात आती है। तो क्वालिफिकेशन जानते हैं कि क्वालिफिकेशन किसका कितना होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो यदि हम बात करें चेयरमैन के क्वालिफिकेशन की बात करें तो चेयरमैन का क्वालिफिकेशन काफ़ी नॉर्मल है, बहुत यूनिक नहीं है। एस क्वाइट सिंपल वन। लिखा है कि चेयरमैन के पास पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब चेयरमैन के पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर, है ना। दैट्स क्वाइट सिंपल वन। पब्लिक अफेयर का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चेयरमैन के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं, तो हर एक मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन रखा है हमने। तो मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4 ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंबर 1 से। तो पहले मेंबर का जो क्वालिफिकेशन है, यहां पर मैं लिखता हूं पहले मेंबर का जो क्वालिफिकेशन है, द फर्स्ट मेंबर का जो क्वालिफिकेशन है, यहां पे बहुत सिंपल तरीके से लिखा है कि पहले मेंबर साहब जो हैं ये या तो जज हों, और जज कहां के, या तो ये जज ऑफ हाई कोर्ट हो, जज ऑफ हाई कोर्ट हो, या क्वालिफाइड टू बी वन, या तो जज ऑफ हाई कोर्ट हो और क्वालिफाइड टू बी वन। क्वालिफाइड टू बी वन मैं इसलिए बोल रहा हूं, या तो इसका क्वालिफिकेशन इनके पास में हो। तो जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन लिखी है हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन, ये आप जरूर याद रखें, ये काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होना ही चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि हाई कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो किसी डिस्ट्रिक्ट जज में, या तो आपके पास दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो हैं 10 साल तक आप एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में। ये 2 कंडीशंस हैं हाई कोर्ट जज बनने के लिए। दूसरे मेंबर का जो क्वालिफिकेशन यदि हम जानने की कोशिश करें, सेकेंड मेंबर का जो क्वालिफिकेशन है वो लिखा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज किस चीज में हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करें तो ये फाइनेंस और अकाउंट्स की बात की गई है। तो आपको वित्त मतलब फाइनेंस और अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास में, आपके पास फाइनेंस और अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए। तीसरे जो इंसान होंगे, तीसरे जो मेंबर होंगे, इनके लिए बोला गया है कि इनके पास एक्सपीरियंस हो फाइनेंस मैटर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहां पे फाइनेंस मैटर्स मतलब फाइनेंस कॉमन है दोनों में, फाइनेंस मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस इनके पास में होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको समझने वाली बात है, मतलब इनके पास वित्तीय और प्रशासनिक दोनों ही एक्सपीरियंस इनके पास में होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तीसरे जो मेंबर रखे गए हैं इनके लिए चौथे मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, इनके पास स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मतलब इस इज लाइक इकोनॉमिस्ट, तो इनके पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको डिफरेंट जो एरियाज हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या क्वालिफाइड टू बी वन, फाइनेंस और अकाउंट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस मैटर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इकोनॉमिक्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये सारे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन जो आप याद रखेंगे, ये चीजें पूछी जाती हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। जब बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो है फंक्शंस, जब बात होती है फंक्शंस क्या होंगे, हमारे फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर पेइंग, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। ये समझने वाली बात ये है कि फंक्शन जो इनके हैं, तो रिकमेंडेशन किसको करते हैं, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। इनके रिकमेंडेशन किसके होते हैं,
इनके रिकमेंडेशन जो होते हैं वो सारे रिकमेंडेशन किसको होते हैं? रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करने का मतलब है कि सीधा सीधा आप गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन याद रहे इनकी रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। अब पॉइंट ये बनता है रिकमेंडेशन किस पॉइंट पे करते हैं। पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है कि यहां पर जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे शेयर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो तैयार करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और कितना शेयर होगा, तो मैं सिंपल सी बोलूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का जो वितरण का फॉर्मूला होगा वो ये तैयार करते हैं। तो ये आप याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो ग्रांट इन एड होते हैं राज्यों को, जो सेंटर देता है, वो उसका कितना दिया जाएगा, ये भी फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे ग्रांट इन एड्स के लिए, तो मैं यहां पर लिखता हूं ग्रांट्स इन एड का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, कितना देना चाहिए टू द स्टेट्स, राज्यों को कितना ग्रांट दिया जाना चाहिए बाय द सेंटर, ये फॉर्मूला भी तैयार ही करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सजेस्ट करते हैं। हालांकि सेंटर की इच्छा है वो कितना देना चाहता है, इट्स कंप्लीटली अप टू सेंटर, ठीक है। तीसरा यहां पे रिकमेंडेशन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वेल यहां पे देखा जाए तो दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। तिवेली राज्यों के मामले में देखा है तो यदि मैं बात करूं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है, जो राज्य की संचित निधि है, उसके बारे में भी ये अपना फॉर्मूला देते हैं। तो मैं बोलूं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट मतलब जो राज्य की संचित निधि है, ये राज्य की संचित निधि जो है, ये रिसोर्सेस टू द पंचायत, इसका पंचायत को कितना शेयर मिलेगा, इसका फार्मूला भी ये तैयार करते हैं, पंचायत को कितना मिलना चाहिए। हालांकि यहां पे रिकमेंडेशन इनका जो बेसिस होता है कि पंचायत को कितना मिलना चाहिए, ये बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, द बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो बेसिस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, मतलब राज्य का जो वित्त आयोग है उसकी रिकमेंडेशन यहां पर ली जाती है, ये आप याद रखिएगा। यहां पर राज्य का जो वित्त आयोग है उसकी रिकमेंडेशन ली जाती है, ये आप याद रखें। दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट मतलब राज्य की जो संचित निधि है उसका पंचायत को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ये रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के द्वारा इनको दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखें, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हालांकि बहुत बाद में ऐड किया गया इस फंक्शन को, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, फिर भी आप इसको याद रखें। दूसरा यहां पे ये कुछ और भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के प्रेसिडेंट जो है ये किस चीज को पूछते हैं। तो कह सकते हैं एनी मैटर रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एनी अदर मैटर रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यदि कोई मैटर रेफर करते हैं तो वहां पर भी ये इसको सजेस्ट कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको और कौन सा काम देते हैं और उस काम को भी ये पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वेल यहां पे देखा जाए तो इसमें एक नया डेवलपमेंट ये है कि जो राज्य हैं 1960 तक उसमें, और कुछ राज्य हैं जिसको जैसे मैं कहूँ तो इसमें असम है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे चूँकि ये रीजन ऐसे थे जहाँ पे कहीं ना कहीं जो जूट प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसका भी एक शेयर बनता था, तो वो तब तक रिकमेंड करते थे, वो भी 10 साल के लिए, हालांकि बंद कर दिया गया। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस हो गए।
यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, तो याद रखिएगा द कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखते हैं। गेटिंग द पॉइंट? कमीशन सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया lays it, president of India lays it before both the houses, दोनों सदनों में रखने का काम प्रेसिडेंट का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो प्रेसिडेंट लेज इट बिफोर बोथ द हाउसेस, इसको भी आप याद रखें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सम्मुख ये रिपोर्ट रखी जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखते हैं। इस चीज को आप जरूर याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये रिपोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास आती है और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखते हैं। along with, अब एक पॉइंट और भी है along with, और वो along with क्या है इसको समझिएगा। along with an explanatory memorandum, जो भी एक्शन टेकन हुए, along with action taken on recommendation, जो भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई है उसके बारे में भी बताया जाता है कि हाँ ये रिकमेंडेशन ने एक्सेप्ट करी है और ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी है। बट एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है, मतलब आपको बताना होता है कि आपने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है। विद एक्सप्लेनेशन, विद एक्सप्लेनेशन मतलब आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होता है कि आपने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है, किया है जो भी है, यू हैव टू गिव द प्रॉपर रीजन कि आपने इसको क्यों एक्सेप्ट। मेनली किया है तो बहुत अच्छी बात है, किया है का तो रीजन लिखा होता है, बट नहीं किया है तो उसका रीजन फिर आपको देना पड़ता है, ये आप याद रखें। ऑलराइट, नाउ अब यहां पे पॉइंट बनता है एक बड़ी पॉइंट, एडवाइजरी रोल क्या है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ एडवाइजरी रोल है, तो आइए जान लेते हैं एडवाइजरी रोल इनका क्या है, किस तरह के एडवाइस दे सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। एडवाइजरी रोल इनका क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। असल में देखा तो पूरा रोल एडवाइजरी है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, यहां पे याद रखिए फाइनेंस कमीशन, हमारा जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है केंद्र पर। देयर रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग, इट्स अप टू द सेंटर। ऑलराइट, देयर रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग, ये साफ साफ लिखा है, लिखा नहीं है बट ये जरूर लिखा है कि नॉट बाइंडिंग है। अब जब बाइंडिंग नहीं है तो एडवाइजरी है, बट ऑब्वियस बात है। रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग बट जस्ट एडवाइजरी। हालांकि कभी कई वित्त आयोग के चेयरमैन ने बोला कि चूंकि क्वेसी जुडिशियल बॉडी के रूप में है तो यदि रिकमेंडेशन दे रही तो आपको मानना चाहिए, लेकिन डॉक्टर पीवी राजमन्ना ने कहा था कि फाइनेंस बेसिकली सिंस इट इज क्वेसी जुडिशियल बॉडी, तो यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन जो है एक्सेप्ट की जानी चाहिए, बशर्ते कोई कंपेलिंग रीजंस ना हो, दैट सिंपल थिंग। लेकिन फाइनली इसको टर्न डाउन कर दिया गया, तो ये आप याद रखेंगे। ये क्वेसी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करती है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन जो है केवल एडवाइजरी है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑलराइट, नाउ देखा जाए तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की बात करें तो 2014 तक तो प्लानिंग कमीशन ही बैठा हुआ था, जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, तो वही सब कुछ करते थे, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो फंक्शनिंग जो है ओवरलैप कहीं ना कहीं कर रही थी फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन, जो कि फाइनेंस कमीशन कुछ भी रिकमेंड करे, आखिरकार प्लानिंग कमीशन ही वहां पर डिसीजन लेता था।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था बेसिकली। तो कई बार इसको फाइनेंस कमीशन ने बेसिकली प्लानिंग कमीशन को अपोज भी किया गया। एनीवे बाद में देखा है तो प्लानिंग कमीशन तो बचा नहीं, नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग इज ऑल्सो टेकिंग द डिसीजन, तो दैट्स डिफरेंट वन, वहां पे डिसीजन ले आते हैं। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, मेनली तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन के बारे में यदि हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये आप जरूर याद रखेंगे। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, पहले चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन का नाम जरूर पता होना चाहिए। वो द फर्स्ट चेयरमैन, पहले चेयरमैन का नाम आप जरूर याद रखें। पहले चेयरमैन का नाम क्या था, ये थे केसी नियोगी। और केसी नियोगी की बात करें तो केसी नियोगी को अपॉइंट किया गया था बेसिकली 1951 में। तो 1951 में इनको अपॉइंट किया गया था और 1952 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। तो 1951 से लेके 1952 तक ही ये एक्टिव थे। तो देखा जाए तो इनका कार्यकाल बहुत कम था। अधिकांश कमीशन जो है उनकी रिपोर्ट ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती है, जैसे रिपोर्ट अपॉइंट किया गया और रिपोर्ट बहुत जल्दी सबमिट कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वही 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल यूजुअली इस रेंज पे होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम 5th फाइनेंस कमीशन की बात करें, 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें जो प्रेजेंट टाइम में है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में 15th फाइनेंस कमीशन कार्यशील हैं। और 15th चेयरमैन की यदि बात करें तो 15th चेयरमैन जो है मिस्टर एन.के. सिंह हैं। अब एन.के. सिंह साहब ने काफ़ी लंबा कार्यकाल खींच दिया और इनको अपॉइंट किया गया था सन 2017 में, और 2017 से लेके पूरा 2020 हो गया है और 2020 में इनकी रिकमेंडेशन आने वाली है। तो देखा जाए तो अपॉइंटमेंट जो है और जो उनकी रिकमेंडेशंस आने में तकरीबन 3 साल को, तो कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो कभी 5 साल नहीं होता, यूजुअली 2 साल 3 साल 4 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी बहुत ज़्यादा बोल गया मैं, 1-2 साल 3 साल समथिंग लाइक होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनेंस कमीशन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में यदि आपको आर्टिकल जानना है तो आर्टिकल 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये प्रॉपरली बात करता है फाइनेंस कमीशन की, हमारे देश में एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात करता है। और जब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की बात करी जाए तो आर्टिकल 281 बात करता है रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो ये टॉपिक देखा जाए तो काफ़ी छोटा है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसको आप याद रखिए। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की योग्यताएं अक्सर एग्जाम पूछे आते हैं, तो आप उसको जरूर याद रखें। दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे आए थे, थैंक यू सो मच। ये एक सीरीज है जो हमने स्टार्ट किया है, इसलिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। लेट मी नो यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं, और अपने ओपिनियन को नीचे शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। राइट, ओके देन मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।